हेलो बच्चों, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं आशीष यादव। नर्सिंग में फिलहाल में एडमिशन ले रखा है उन्होंने। उन सभी बच्चों के लिए हम कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और साथ में डायग्राम के साथ। जो भी आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जो आपका रियल सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। जिस कोर्स के अंदर आपका 3 इयर्स का प्लान रहेगा, 3 इयर्स के सब्जेक्ट रहेंगे, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, क्योंकि जीएनएम 3 इयर्स की होती है, जिसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीएनएम सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट आते हैं, और जीएनएम थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे टोटल आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, वो भी तुम्हारा सिलेबस के वाइज, जिसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स भी आपको बिल्कुल अच्छे नोट्स रहेंगे, लेंथी नोट्स रहेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जब एग्जाम लिखोगे तो आपको कंटेंट कम ना पड़े। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। और बाकी जो भी नर्सिंग की इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। और बाकी जो भी मेन एग्जाम जब आपके लगेंगे, उस नियर बाई एग्जाम हम हर ईयर के, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ईयर का एग्जाम हो, चाहे थर्ड ईयर का एग्जाम हो, तो नियर बाई एग्जाम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस चैनल पे आपको अपलोड करेंगे। तो इस वजह से आप जो भी बच्चा कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए घर बैठे आराम से ऑनलाइन क्लासेस वो ले सकता है और अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उससे पहले हम जब जीएनएम, सबसे पहले हम जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर करवाएंगे आपको, जिसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद उसमें से 1-2 सब्जेक्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले जीएनएम फर्स्ट ईयर का बताया। जो बच्चे अभी जीएनएम करना चाह रहे हैं उनको भी पता हो जाएगा कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। जो बच्चे जीएनएम कर रहे हैं उनको भी एक बार रिवाइज हो जाएगा क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, इनका एग्जाम कैसे कैसे लगता है। ठीक है, तो उससे पहले हम देखो बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर की। अब जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं देखो। पहला सब्जेक्ट है बायो साइंस, दूसरा सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, चौथा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ऐसे कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आते हैं। और एक साथ में यहाँ पे फंडामेंटल का क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको 5 एग्जाम लिखने पड़ते हैं। तो मोस्टली कितने हो गए, बायो साइंस हो गया, बिहेवियर साइंस हो गया, नर्सिंग फंडामेंटल हो गया, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा। तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बायो साइंस क्या होती है, बायो साइंस में 2 चीजें पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। नहीं, तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के एक तो फंक्शन पढ़ेंगे और ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी बैक्टीरियाज है, वायरस है, उनकी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करके उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बिहेवियर साइंस में क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे और सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सोशल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो इनको एक्सप्लेन करेंगे हर सब्जेक्ट को। नेक्स्ट आता है नर्सिंग फंडामेंटल। नर्सिंग फंडामेंटल होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड, दोनों चीजें पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या आता है, नर्सिंग के बारे में आता है, हॉस्पिटल के बारे में आता है, हॉस्पिटल क्या होती है, नर्सिंग क्या होती है। तो जो हॉस्पिटल में जो जो भी प्रोसेसर किए जाते हैं, जो जो मेडिसिन दी जाती है, जो भी केयर की जाती है, वो सभी केयर, जो भी प्रोसीजर किए जाते हैं वो सभी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड वो होता है जब किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, अचानक इंजरी हो जाए, इंजरी होने के बाद जो हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाया जाता है, उससे पहले जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो फर्स्ट एड कहलाता है। ताकि जो उसको इंजरी हुई है वो इंजरी ज़्यादा बढ़े ना, उसको वहीं रोका जा सके, उसको वहीं पे ट्रीट किया जा सके। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में ना पहुंचे उससे पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। तो फर्स्ट एड की 3 यूनिट होती है, तो वो इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखो ये चीजें पढ़ेंगे। ये तो CHN फर्स्ट पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल हाइजीन पढ़ेंगे, हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में क्या पढ़ोगे आप, इसके अंदर पढ़ोगे आप जैसे कम्युनिटी में क्या क्या चीजें, क्या क्या कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है, क्या क्या बीमारियां फैल रही है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पढ़ोगे, PSC, CSC। ठीक है, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ोगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्स में पढ़ोगे। एनवायरमेंटल हाइजीनिंग पढ़ोगे। एनवायरमेंटल हाइजीनिंग होती है कि कैसा वाटर यूज कर रहे हो आप, कैसी एयर यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। हेल्थ के बारे में आपको एजुकेशन दिया जाएगा कि आपकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे जो भी न्यूट्रिशन आपको पोषण दिया जाता है, जैसे विटामिन के रूप में, मिनरल्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में। तो कितनी विटामिन होती है नॉर्मल, कितनी विटामिन लेनी चाहिए, कौन सी विटामिन क्या काम करती है, कौन से मिनरल्स क्या काम करते हैं। तो सारी ये सारी चीज किसमें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आपके क्या आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अभी चारों सब्जेक्ट आपके GNM फर्स्ट ईयर में चलते हैं।
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। कौन सा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम जो भी आपको कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पे, पूरा जैसे सिलेबस है, तुम्हारा सिलेबस बना हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। कंप्लीट नोट्स के साथ, उन नोट्स के साथ आपको डायग्राम से भी समझाया जाएगा और आपको वर्बली भी यहाँ पे हम समझाएंगे। और जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, उस नोट्स को आप आराम से कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो। और जो भी सारी चीजें रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपकी, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। ओनली आपको रेगुलर जुड़ना है और रेगुलर पढ़ाई करनी है। ठीक है, और अभी जो बैच चलेगा, जो बैच चल रहा है, एक बैच है 24-25। ठीक है, 24-25 बैच जो चल रहा है अभी, तो इस 24-25 बैच के एग्जाम होंगे अब अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त में जो भी बच्चे अगस्त में एग्जाम लिखेंगे, उन सभी बच्चों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा ये। तो आराम से अपनी क्लास से खोल के, क्लास से ओपन करके क्लासों को देख सकते हैं, ताकि वो एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे सके। ठीक है, और जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जो भी कंटेंट दिया जाएगा आपको, वो कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट पढ़ लोगे। जो स्टार्टिंग की यूनिट्स होंगी वो कंप्लीटली आपके पूरे सिलेबस, पूरे जो क्वेश्चन सोल्व पेपर दे के आओगे, उस पेपर में पूरा कंप्लीट आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नर्सिंग फंडामेंटल। ठीक है, नर्सिंग फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। ये है जीएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो नर्सिंग फंडामेंटल की सबसे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। नर्स क्या होती है, नर्स के बारे में, नर्स की डेफिनेशन क्या होती है, नर्स की क्वालिटीज क्या होती है। ठीक है, नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक नर्स की। तो पूरा इसमें नर्स के बारे में पढ़ा जाएगा इस फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है, अब नोट्स भी आपको कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा भी। ठीक है, सबसे पहले आता है देखो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, आपको पूछा जाए एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन इसमें बनेगा, वो भी हम तुरंत साथ के साथ आपको बताते रहेंगे। देखो देखो इसमें नर्सिंग है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नर्सिंग शब्द लेटिन शब्द कहाँ से लिया गया है? न्यूट्रिशियस शब्द से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? न्यूट्रिशियस शब्द से लिया गया है। कौन? नर्सिंग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया एक छोटा लिया गया है, जिसका मीन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, टू नरिश करना, पोषण करना और या बनाए रखना। ठीक है, अब इसका मीन क्या होता है? मीन ये होता है सर, उसको क्या करना। अब देखो जब पेशेंट की अपन केयर करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नर्स का काम ये है कि जो भी पेशेंट है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और टू नरिश का मतलब उसको पोषण प्रदान करना। ठीक है, पोषण भी देते हो। जब बीमार आदमी होता है तो उसकी डाइट अच्छी खासी देते हो आप, ताकि वो आराम से जल्दी से ठीक हो सके, और उसकी हेल्थ को बनाए रखने का काम भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये मीन हो गया। नेक्स्ट आता है, ये इंट्रोडक्शन में चल रहा है सारा ना। नर्स का मेन निम्न प्रकार से बताया जा सकता है, बताया गया है। देखो कैसे बताया गया है। एन का मतलब होता है नोबिलिटी, यू का मतलब होता है यूजफुलनेस, आर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, एस का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, ई का मतलब होता है एफिशिएंसी। इसके नामों में छुपा है नर्स का पूरा काम। नर्स कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए, नोबिलिटी होनी चाहिए। तो नर्स बनेगी वो श्रेष्ठता, उसके अंदर महानता होनी चाहिए एक तरह से, है ना। जो भी काम कर रही है उसमें पूरे परफेक्ट होनी चाहिए, तो उसके अंदर श्रेष्ठता होनी चाहिए उस काम को लेकर। यूजफुलनेस, उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है, काम में लेने वाली होनी चाहिए, खुद भी उपयोग में आने वाली होनी चाहिए। जो भी काम कर रही है, जो भी प्रोसेसर कर रही है, उनको कंप्लीट करने वाली होनी चाहिए वो। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार नर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है पेशेंट की नर्सिंग केयर करके उसको वापस उसी स्थिति में लाने की, वापस उसी स्थिति में उसको रिकवर करने की। जैसे बीमार था उसको वापस ठीक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी लेती है नर्स। तो आर का मतलब होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है बिल्कुल सहजता होनी चाहिए उसकी, जवाब जब किसी को बातें कर रही है किसी से, तो सहजता होनी चाहिए। सहजता के साथ वो साधारण होनी चाहिए। ठीक है, साधारण तरीके से जीने वाली होनी चाहिए, साधारण तरीके से वो रहे, और साधारण तरीके से बातें करे, स्मूथली वो कम्युनिकेशन करे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कार्यक्षमता। यूनिक प्रोफेशन होता है क्योंकि यह हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस और हेल्थ प्रॉब्लम्स के व्यक्तियों एवं फैमिलियों को की प्रति की प्रक्रिया को संबोधित करता है। एक नर्सिंग एक अलग यूनिक प्रोफेशन इसलिए बोला है कि ये क्या करता है? हेल्थ को प्रमोशन करता है, हेल्थ का प्रमोशन करता है, और हेल्थ का क्या करता है? हेल्थ को मेंटेन करता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स से जो व्यक्ति गुजर रहे हैं और फैमिली उनकी गुजर रही है, तो उनको क्या करता है? उसकी प्रतिक्रिया के हिसाब से उनको संबोधित करने का काम ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? देखो नर्सिंग की डेफिनेशन क्या कहती है। अब नेक्स्ट आपको जानना है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद आप डेफिनेशन, आपके पास 3 डेफिनेशन, तो तीनों डेफिनेशन क्या कह रही है? देखो
नर्सिंग हेल्थ सिस्टम का एक क्या होता है, अभिन्न पार्ट होता है। इसका नर्सिंग हेल्थ सिस्टम का एक अभिन्न पार्ट होता है, और इसमें हेल्थ का प्रमोशन करना, डिजीज का प्रिवेंशन करना, और फिजिकली एंड मेंटली रूप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना, और सभी एज ग्रुप के विकलांग व्यक्तियों को हेल्थ केयर देना क्या कहलाता है, नर्सिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या समझे आप, ये एक अभिन्न पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को बढ़ावा देना, और क्या करना, डिजीज को प्रिवेंट करना, डिजीज को रोकना, जिसको डिजीज होगी उस डिजीज को प्रिवेंट करने का काम करती है। और उसको फिजिकली और मेंटली, फिजिकली का मतलब फिजिकली रूप से बीमार है कोई इंसान, जिसको बॉडी में पेन है, बॉडी में बहुत सारी डिजीज पैदा हो गई हो, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स में डिजीज पैदा हो गई हो, तो वो होता है फिजिकली रूप से। और मेंटली रूप से, वो मेंटली रूप से सही बिहेव नहीं कर रहा है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। तो उन सभी को क्या करना, बीमार व्यक्तियों को, ठीक है, उनकी देखभाल करनी है आपको। और किसी भी एज का हो, किसी भी एज का इंसान हो, कोई विकलांग इंसान हो, तो उन सभी की क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही क्या कहलाती है, नर्सिंग कहलाती है। अब इसमें क्या चीजें आई देखो, 4-5 चीजें आई। एक तो हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ केयर करना, ठीक है, और डिजीज को प्रिवेंट करना, ठीक है, और डिजीज की देखभाल करना, और किसी भी विकलांग व्यक्ति, ठीक है, विकलांग व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है उनकी क्या करना, केयर करना, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, ठीक है, इन सभी की केयर करना क्या कहलाती है, नर्सिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। अब अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन क्या कहता है देखो, इसके द्वारा नर्सिंग को निम्न निम्न प्रकार से डिफाइन किया गया है। ये अमेरिका वालों ने देखो, जो अमेरिका के एसोसिएशन है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। इसके द्वारा नर्सिंग को निम्न प्रकार से डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है कि नर्सिंग एक डायरेक्ट केयर होती है, ठीक है। देखो नर्सिंग एक डायरेक्ट केयर कैसे होती है कि नर्स जब केयर देती है तो डायरेक्ट पेशेंट को केयर देती हो, ठीक है। अब डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर तो नर्स को बोल देता है कि आप केयर करो, जाके उसको पूरा जो ट्रीटमेंट लिखा है वो दो, तो डायरेक्ट केयर करने वाली होती है। और जिसका लक्ष्य क्या होता है, किसी भी फैमिली, किसी भी कम्युनिटी, ठीक है, और किसी भी हेल्थ और किसी भी डिजीज से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके अनुसार अपने आप को सेवा में लगाकर रखना होता है। और नर्सिंग क्या होती है देखो, नर्सिंग की डेफिनेशन सेम सी है, हल्का सा फर्क है। डायरेक्ट केयर देती है सर, और किसको देती है, किसी भी पर्सन को दे सकती है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को भी दे सकती है, उसके परिवार को दे सकती है, कम्युनिटी के लोगों को देती है। और किस लिए देती है, उसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए और डिजीज को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो उसकी जो भी आवश्यकता होती है इस पर्सन की, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये सेवाएं प्राप्त की जाती है। कौन करती है सेवा प्राप्त, नर्सिंग करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, अकॉर्डिंग टू 30 नंबर की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसलिंग नर्सिंग ने देखो क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने दी है। आईसीएन ने कहा है नर्सिंग को एक ऐसा क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सभी एज ग्रुप के व्यक्ति, फैमिली, कम्युनिटी के बारे में जानकारी लेना और किसी भी हेल्थ एंड डिजीज का उचित रूप से ठीक करना, किसी भी हेल्थ को और डिजीज को उचित रूप से ठीक करना। अब इसमें क्या करना है, इसने बोला है कि जो इंसान बीमार है, किसी भी एज का हो, किसी भी फैमिली से हो, कम्युनिटी से हो, या फिर इंडिविजुअल हो, तो उनके बारे में आप जानकारी लोगे कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी को हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डिजीज कोई बीमारी तो नहीं है। तो हेल्थ को और बीमारी को दोनों को क्या करोगे आप, उचित रूप से उनको ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। पहले उसको आप क्या करोगे, जानकारी प्राप्त करोगे। इसमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसमें आपको क्या करना है, सेवा में लग जाना है, उसकी सेवा में। जो पेशेंट बीमार है, जिसको डिजीज है, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनकी सेवा में आपको लगना है, वो कहती है अमेरिकन। और ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन ये कहती है कि नर्सिंग वही होती है जो किसी भी हेल्थ को प्रमोट करे और डिजीज को प्रिवेंट करे, और फिजिकली और मेंटली रूप से किसी बीमार व्यक्तियों की क्या करे, केयर करे, और वो विकलांग व्यक्तियों की भी केयर करे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी, लेडी थी, ठीक है, फीमेल थी, जो कहाँ, इसका जन्म कहाँ हुआ है वो देख लो इसमें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 मई को हुआ था, 1820 में हुआ था। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दूसरा नाम क्या है, द लेडी विथ लैम्प। अब इसका लेडी ऑफ लैम्प सर कैसे पड़ा, जब 1853 के अंदर और 1856 के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश वॉर चला था। उस वॉर में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो क्या थी, जो रात के समय में लालटेन का इस्तेमाल करके वहां पे जो घायल हो गए थे लोग, उन लोगों की क्या करती थी, सेवा करती थी, इससे लैंप से, ठीक है, लैंप का इस्तेमाल करके, क्योंकि रात को डार्कनेस था, ज्यादा अंधेरा रहता था, इस वजह से लाइट के लिए लैंप का इस्तेमाल करती थी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ दिया, द लेडी विथ लैम्प, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, नर्सिंग की जनक है एक तरह से, और फादर भी है, मदर भी है, दोनों चीजें हैं।
नेक्स्ट है फ्लोरेंस की याद में 12 मई को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे या वर्ल्ड नर्सिंग डे बनाया जाता है। इसकी याद में बनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में बनाया जाता है, क्योंकि ये पैदा हुई थी 12 मई को, ठीक है, जन्म हुआ था इनका 12 मई को। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब हुई थी, 13 अगस्त 1910 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पैदा कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी, फ्लोरेंस सिटी के अंदर। नेक्स्ट होता है यह विश्व की पहली नर्सिंग लेडी थी, ठीक है। पूरे विश्व की सबसे पहली लेडी कौन थी नर्सिंग की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने जन्म दिया है एक नर्स को, ठीक है, नर्स को जन्म दिया है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पेशेंट को उस नेचर में रखा जाए जो कार्य करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन दे, ठीक है। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या किया है कि नर्सिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया है गया है कि पेशेंट उसी नेचर में, उस पेशेंट को उसी नेचर में रखा जाए जिसमें वह कार्य करने से सबसे बेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है। यानी कि उसको उसी नेचर में रखो ताकि वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि ऐसी बेस्ट कंडीशन दो उसको, ताकि वो खुद अपना काम करने लगे, नेचर के अकॉर्डिंग वो ढल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इसने क्या क्या सहयोग दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, देखो ये हेडिंग लिख के एक एक पॉइंट लिखना है आपको, ये पॉइंट लिखना है अलग अलग करके, आपके बॉक्स में लिखना है ना, नोट्स में ऐसे उतारना है एक एक करके। देखो इसमें सबसे पहला, हॉस्पिटल में पेशेंट को बेहतर व इफेक्टिव नर्सिंग केयर देना चाहती थी, इसलिए इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन से संबंधित एक शपथ निर्धारित की ताकि नर्स द्वारा पेशेंट को अच्छी नर्सिंग केयर प्रदान की जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक पेशेंट को एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाए, उसके लिए इन्होंने शपथ क्या ली कि ये क्या करेगी, पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी, ओनली ये जाएगी और जो नर्स को, जो पेशेंट है उन पेशेंट को एक बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का काम करेगी, इसलिए नर्स क्या करती है, पेशेंट को केयर देने का काम करती है। नेक्स्ट है इन्होंने नर्सिंग को क्या कहा, एक आर्ट है और साइंस है, दोनों के रूप में इसको डिफाइन किया गया कि नर्सिंग क्या है, कला भी है और साइंस भी है, ठीक है। कला भी है क्योंकि आर्ट है एक तरह से, क्योंकि साइंस से भी कनेक्ट है, क्योंकि आप जो भी कोई किसी का ट्रीटमेंट करते हो, नर्सिंग केयर दे रहे हो, तो उसमें कला है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट है इन्होंने महिलाओं के लिए एक सम्मानित ऑक्यूपेशन तैयार किया है, ठीक है। इसने जो भी महिला है, जो भी फीमेल है, उनके लिए क्या किया है इन्होंने, एक ऐसा ऑक्यूपेशन तैयार किया गया ताकि उनको सम्मान मिल सके, ठीक है, जो आराम से आगे बढ़ सके, अपना काम कर सके। एक नर्सिंग प्रोफेशन में इन्होंने जगह बनवाई है फीमेल्स के लिए, ठीक है, और उनके लिए एक ऑक्यूपेशन तैयार किया है इन्होंने। नेक्स्ट है इन्होंने मेडिसिन को नर्सिंग से अलग किया है, देखो इन्होंने क्या किया, जो मेडिसिन है, मेडिसिन को क्या किया इन्होंने, अलग किया है किससे, नर्सिंग से, ठीक है। अब देखो इसमें मेडिसिन है, मेडिसिन तो अपन कौन लिखता है, डॉक्टर्स लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर लिखते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर लिखते हैं, उसके बाद वो नर्सिंग क्या करती है, उसको केयर के रूप में देती है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने नर्सिंग के लिए लगातार एजुकेशन की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया, लगातार नर्सिंग एक अच्छी क्वालिटी दे सके ना, अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को, उसके लिए इन्होंने लगातार क्या किया है, लगातार एजुकेशन प्रोवाइड करती गई है ताकि नर्सिंग का प्रोफेशन आगे तक बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इंडिया, ठीक है। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट जानना है आपको, इंडिया की नर्सिंग की कब कब क्या चीजें आई है वो देखो। 1908 में क्या आया, 1908 में ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन आया था, तो आपको पूछ ले कि ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है 1912 में फर्स्ट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, आपसे पूछ ले फर्स्ट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था, तो कब आया था, 1912 में आया था। नेक्स्ट आता है 1947 में, इसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट पास किया गया था, कब किया गया था, 1947 में। आपसे पूछ ले इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट कब पास किया गया था, 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है 1948 में क्या हुआ था, इसमें देखो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की फर्स्ट बैठक हुई थी, इसकी INC की फर्स्ट बैठक कब हुई थी, आपसे पूछा जाएगा 1948 के अंदर। नेक्स्ट आता है 1978 में क्या होता है, इसमें जो कर्नाटक गवर्नमेंट है कि उसके द्वारा नर्सिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नर्सिंग एसोसिएशन की स्थापना कर्नाटक गवर्नमेंट ने कब की थी, 1978 के अंदर हुई की थी, ठीक है। तो इनको आप क्या करोगे, हिस्ट्री लिखोगे और ऐसे लिखते जाओगे, इधर सन लिखोगे 1900 जैसे 8 होगी आगे लिख देना, इधर सन लिखोगे 1912 होगी, इधर आगे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ नर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्कोप पूछे जाते हैं बहुत बार, आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन करो, नर्सिंग को डिफाइन करो और साथ में क्या बताओ, स्कोप बताओ, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे डिफाइन नर्सिंग और एक्सप्लेन स्कोप। तो नर्सिंग के बारे में जब आपको 3 डेफिनेशन लिखवाई, तीनों लिखनी है आपको, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको स्कोप लिखने पड़ेंगे। अब स्कोप क्या होते हैं देखो,
कि नर्स पहले तो क्या थी कि एक नर्स के रूप में काम करती थी पहले तो, ठीक है, एक नर्स के रूप में कार्य करती थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, नर्स के बहुत सारे स्कोप हो गए, ठीक है, बहुत सारे स्कोप पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो इसमें पहले प्रोफेशनल नर्स के पास केयर की अत्यधिक कम सीमा थी, ठीक है, लेकिन अब नर्सिंग मुख्य रूप से पहले क्या करती थी, हॉस्पिटल के बेड साइड में ही काम करती थी, नर्सिंग के इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती थी। लेकिन अब नर्स के लिए बहुत सारे स्कोप निम्न प्रकार है जो अब नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्कोप है स्टाफ नर्स, ठीक है। अब स्टाफ नर्स क्या होती है, देखो स्टाफ नर्स सब डायरेक्टर क्या करती है, पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, वार्ड सिस्टर लेती है। कौन लेती है, वार्ड सिस्टर लेती है। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स एक या एक से अधिक पेशेंट को डायरेक्ट रूप से केयर प्रोवाइड करती है। स्टाफ नर्स वार्ड मैनेजमेंट और सुपरवाइजर का सम्मान करती है, ठीक है, ये क्या है, समर्थन करती है, ठीक है, क्या करती है, समर्थन करती है। किसका समर्थन करेगी, जो इनके सीनियर्स होंगे, वार्ड इंचार्ज या वार्ड मैनेजमेंट या सुपरवाइजर, उनका क्या करेगी, समर्थन करती है स्टाफ नर्स। नेक्स्ट आती है वार्ड सिस्टर या नर्सिंग सुपरवाइजर। वार्ड सिस्टर होगी तो वार्ड की मैनेजर होती है, वार्ड को मैनेज करती है। वार्ड सिस्टर होती है, यह वार्ड की पूरी जिम्मेदारी लेती है। जो भी वार्ड होते हैं, जनरल वार्ड हो गया उसमें अलग रहती है, आईसीयू वार्ड होता है उसमें अलग होती है, डिलक्स वार्ड होता है उनका अलग होती है, ठीक है। तो जो भी वार्ड होते हैं उन सभी की जिम्मेदारी कौन लेती है, वार्ड सिस्टर लेती है। यह वार्ड में नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग कर्मचारियों दोनों का कार्य बांटती है। नर्सिंग कर्मचारी जैसे स्टाफ नर्स हो गया, उनके काम भी यही बताएगी। नॉन नर्सिंग का जैसे बाकी कोई साफ सफाई का काम हो गया तो वो भी यही बताएगी वार्ड सिस्टर, ठीक है। तो ये स्टाफ नर्स की पहले 5-6 साल से काम कर रही थी वहां पे, तो उसका इंक्रीमेंट उसके पोस्ट बढ़ चुकी है, जिसको वो उसको बना दिया वार्ड सिस्टर। तो ये सारा स्कोप पढ़ रहे हैं नर्सिंग के ना। नेक्स्ट आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, देखो यह एक कम्युनिटी में क्या करती है, कम्युनिटी के अंदर कार्य करती है, और यह रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स 1997 पर ध्यान केंद्रित करके उनके द्वारा मिलने वाली केयर्स को प्रोवाइड करती है। अभी देखो क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स ये होती है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम्स आते हैं, उन प्रोग्राम्स को कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, ताकि वो बेनिफिट्स उठा सके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का, और ताकि उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उस हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके, और डिजीज प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कम्युनिटी हेल्थ नर्स को पता लगे, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी होती है जो काम करती है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है मिलिट्री नर्स। मिलिट्री नर्स क्या होती है, देखो मिलिट्री नर्स होती है जो आर्मी होती है, आर्मी के अंदर भी मिलिट्री नर्स काम करती है, जिसको लेफ्ट हैंड से लेकर मेजर जनरल तक पोस्ट मिलती है इनको, है ना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल नर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल नर्स क्या होती है, यह फर्स्ट एड देती है, फर्स्ट एड प्रदान करती है, और ये नर्स कहाँ होती है, जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाए फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है नर्स, डिजीज पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रदान भी करती है। इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी कंपनियां होती है, वहाँ पे ये क्या करती है, काम करती है, वहाँ पे फर्स्ट एड देने का काम करेगी। और ये नर्स क्या करेगी, जो भी किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, अचानक कोई बीमार पड़ गया हो, तो उन सभी को क्या करेगी, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का काम करेगी, और साथ में वहाँ के जो लोग होंगे उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताएगी। नेक्स्ट आता है टीचर। टीचर भी बनती है नर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें नर्स एजुकेशन के आधार पर नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्स ट्यूटर, लेक्चर, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर आदि बन सकती है कौन, टीचर। नेक्स्ट आता है नर्सिंग सुप्रीडेंट, जिसको बोलते हो आप एनएस, नर्सिंग सुप्रीडेंट। देखो इसकी जिम्मेदारी उनके नर्सिंग केयर एंड वार्ड एंड यूनिट हॉस्पिटल मैनेजमेंट की होती है। अब इसकी देखो जिम्मेदारी क्या होती है नर्सिंग एनएस की, इसकी जिम्मेदारी अनेक नर्सिंग केयर एंड वार्ड एंड यूनिट और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की होती है नर्सिंग सुप्रीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट, ठीक है। अब देखो यह हॉस्पिटल के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता करती है, और इसकी जो इस नर्स की जिम्मेदारी कौन लेता है, एनएस लेता है। ये नर्सिंग सुप्रीडेंट की जिम्मेदारी होती है किसकी, डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट की। अब इनका सीक्वेंस भी पढ़ेंगे आगे। नर्सिंग सर्विस अवार्ड, नर्सिंग सर्विस अवार्ड का मतलब होता है यह विदेशों में नर्सिंग सेवा प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो ये जाके क्या कर सकती है, विदेशों में भी जाके आपकी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है, विदेशों में भी काम कर सकती है जाके। नेक्स्ट देखो अभी इसका सीक्वेंस अभी जैसे पीछे पढ़ा था, पहला स्टाफ नर्स है, ठीक है। स्टाफ नर्स के बाद वार्ड सिस्टर आती है, वार्ड सिस्टर के बाद आता है एएनएस, एएनएस असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीडेंट, फिर आता है देखो असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीडेंट, तो उसके बाद आता है डीएनएस, डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट, फिर सबसे लास्ट में आता है एनएस नर्सिंग सुप्रीडेंट। फिर इसके बाद आप लगा सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बाद एनएस के बाद। तो ये फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड पे हो गया, ये थर्ड पे हो गया, ये फोर्थ पे हो गया, 5 पे हो गया, ठीक है।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, इसको इसको कौन संभालता है? इसको संभालता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद होता है पीएमओ, ठीक है, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है वो, ठीक है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ नर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ नर्स। क्या क्या क्वालिटी होती है एक नर्स के अंदर, है ना? सबसे पहले क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। उस नर्स के अंदर क्या होता है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि जो भी काम करेगी, जो भी डिसीजन लेगी, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तब वो आराम से डिसीजन ले सकती है। जब पेशेंट की केयर कर रही है तो डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है हम्बल एंड ऑनेस्ट। अब हम्बल और ऑनेस्ट में देखो, वो विनम्र होनी चाहिए, वो ईमानदार होनी चाहिए, जो नर्स उसको केयर दे रही है, ठीक है। तो एक नर्स को पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट के बारे में ऑनेस्ट अच्छे से बताना चाहिए, ठीक है। अगर ऑनेस्ट रहेगी तो उसको अच्छे से बताएगी, किसको? पेशेंट। पेशेंट विश्वास करेगा उस पर कि ये ईमानदार है, ठीक है। तो एक नर्स कैसी होनी चाहिए? ईमानदार होनी चाहिए और विनम्र होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉयल, ठीक है। एक नर्स को पेशेंट को उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी वो है, उसी के इमोशंस और फीलिंग को समझना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है लॉयल, यानी कि जो भी नर्स होगी वो पेशेंट के प्रति क्या होनी चाहिए? लॉयल होनी चाहिए। जैसे कि वो उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को क्या नहीं करना है आपको? हार्ट नहीं करना है, उसको पूछना है, ठीक है। उसकी इमोशनल फीलिंग की आपको कदर करनी है, उसकी बाहर जाके कहीं पे भी आपको मजाक नहीं करनी है उसकी, ठीक है। अगर वो परेशान है कोई चीज को लेकर, तो आप उसकी परेशानी को ठीक करोगे आप, ठीक है। तो उसके प्रति एक तरह से लॉयल रहोगे आप। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग करना एक तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो, नर्स को हेल्थ केयर टीम से मिलकर क्या करना चाहिए? अपना कार्य करना चाहिए। जो भी नर्स है, नर्स के साथ बहुत सारे हेल्थ केयर टीम होती है हॉस्पिटल में, डाइटिशियन होता है, मेडिसिन वाला होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं। तो उन सभी से, सभी को बोल दिया हेल्थ केयर टीम। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाली टीम है, वो सभी मिलकर क्या करेंगी? इसको कोऑपरेट करेंगे, यानी कि मिलकर अपना काम करेंगे। ऐसे नहीं आपस में झगड़ा कर रही है, तो झगड़ा करने के चक्कर में वो पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्स को पेशेंट एवं फैमिली मेंबर्स के साथ भी कार्य करना चाहिए। अब नर्स को क्या करना है? उसके जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी सपोर्ट करना है इस चीज के बारे में कि आपका पेशेंट कब तक ठीक हो जाएगा, कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके घर वालों को भी एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। तो उनके बीच में भी आपको सहयोग देना, उनके परिवार वालों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है क्वालिटी गुड लिस्टनर। गुड लिस्टनर का मतलब हो गया कि वो एक अच्छे से सुनने वाली और अच्छे से समझने वाली होनी चाहिए। देखो नर्स को एक पेशेंट के दृष्टिकोण को समझना और सुनना चाहिए, बिकॉज अच्छी तरह से सुन लेने से व समझ लेने से पेशेंट की आवश्यकताओं की पहचान करके पेशेंट को एक अच्छी केयर दे सकती हो, ठीक है। गुड लिस्टनर का मतलब हो गया कि वो अच्छे से सुनने वाली और अच्छे से समझने वाली नर्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से सुनेगी, समझेगी, तो उसको जो केयर दे रही है, तो वो अच्छे तरीके से दे पाएगी उसको केयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि वो जिम्मेदार भी होनी चाहिए। अब उसको जिम्मेदारी दी गई है, क्या दी गई है? कि पेशेंट को आप रिकवर करो, जैसे पहली वाली स्थिति में था वैसे उसको वापस ठीक करो, ठीक है। वो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चली गई नर्स। तो उसमें क्या करना है आपको? नर्स को कंप्लीट, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसकी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ रहे, उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपेबल, ठीक है। वो नर्स कैसे होनी चाहिए? पर्याप्त रूप से कैपेबल होनी चाहिए इफेक्टिव केयर देने के लिए। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम होनी चाहिए। जो भी उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड दी गई है, जो भी प्रोसीजर उसको दिया गया है, जो भी इंजेक्शन हो गया प्रोसीजर में, कोई एनीमा लगा रहा है, कैथेटर लगा रहा है, तो उस काम में वो सक्षम होनी चाहिए। तो सक्षम होगी तभी वो इफेक्टिव केयर दे पाएगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड सुपरवाइजर, ठीक है। एक गुड सुपरवाइजर भी होती है, क्यों होती है? देखो, अपने काम करते हुए, पालना करते हुए स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉय के रूप में जो जूनियर नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी क्या करेगी? ये बताएगी, ठीक है। उनको उनको भी सुपर अंडर में रखेगी। कैसे? जो भी कोई उसके जूनियर स्टाफ है, जूनियर एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो उनको सुपर विजन में रखेगी। उसको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, कोई भी बात होगी, तो उससे पूछ सकते हैं, वो उनको आराम से बता सकती है। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तो वो उनकी हेल्प कर सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वर, ठीक है। एक ऑब्जर्व करने वाली भी होनी चाहिए, वर्बली एंड नॉन वर्बली आदेशों को और बिहेवियर को ध्यान रखते हुए एग्जामिनेशन करना, ठीक है। यानी कि जो नर्स है वो एक ऑब्जर्वर नर्स भी होनी चाहिए, कि कोई भी कंडीशन हो तो वर्बली या नॉन वर्बली तरीके से वो ऑब्जर्व कर सके पेशेंट की स्थिति को, पेशेंट की कंडीशन को, यानी कि असेस कर सके वो बिना उससे पूछे बगैर, ठीक है। तो एक तरह से ऑब्जर्वर भी नर्स होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होती है गुड वर्कमैनशिप। नर्स अदर हेल्थ केयर टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखो, गुड वर्कमैनशिप का मतलब हो गया कि नर्स को अदर पर्सन के साथ भी क्या बनाना है? एक अच्छे रिश्ते बनाने हैं, कोऑर्डिनेशन में रख के चलना है, क्योंकि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे जिससे नुकसान किसको होगा? पूरा पेशेंट को होगा नुकसान। जो केयर दे रहे हैं वो केयर नहीं दे पाओगे उसको सही ढंग से। नेक्स्ट आता है एडवोकेट,
ठीक है। एडवोकेट हो गया यानी कि नर्स क्या होती है, पेशेंट की वकील होती है, यानी पेशेंट की हर चीज में क्या करेगी, वो सपोर्ट करेगी, जो भी प्रॉब्लम होगी पेशेंट के पक्ष में बोलेगी नर्स, ठीक है, इसलिए वो क्या होती है, एडवोकेट होती है। फैमिली कोई इंफॉर्मेशन पूछ रही है तो वो किससे पूछेगी, नर्स से पूछेगी, नर्स उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इसे जूनियर नर्सिंग स्टाफ का प्रॉपर रूप से इवैल्यूएशन करना आना चाहिए। गुड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो भी उसकी जूनियर नर्स है, ठीक है, उस जूनियर नर्स को क्या करना, उसको क्या करना चाहिए आपको, कि जो जूनियर नर्स आई है अभी नई नई ज्वाइन किया है उसने, तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो आपको मूल्यांकन करना भी आना चाहिए, कि उसको देख के ये पता लगाना चाहिए कि ये कितना काम करना जानती है, कैसा काम करना जानती है। तो एक तरह से गुड एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। नेक्स्ट होता है जजमेंट करने वाली, जज करने वाली। देखो, पेशेंट की प्रॉब्लम्स होने से पहले ही उसको पहचान लेना, ठीक है। जजमेंट, उसका जज करना, जज करने वाली नर्स भी होती है। कैसे होती है, देखो, कोई पेशेंट है, उसको पता है कोई पेशेंट है जो क्या कर रहा है, बहुत यानी कि ऐसा पेशेंट तो बेड रिडन पेशेंट है, जो पेशेंट बेड से हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता, तो ऐसे पेशेंट को आपको पता होना चाहिए। ऐसे पेशेंट जब लंबे समय तक लेटे रहेंगे तो उनमें बेड सोर होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो वो पहले से उसको जज होना चाहिए इस चीज का, कि इस पेशेंट को मेरे को पोजीशन चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि खुद पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, उसकी पोजीशन चेंज करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको लगा कि इसके क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। बेड सोर होता है कि एक जगह लेटा हुआ पेशेंट रहता है, तो जहाँ पे स्किन टच हो रही है बेड पे, तो वहां पे स्किन पे क्या पड़ जाता है, बारीक बारीक अल्सर टाइप के छाले पड़ जाते हैं, यानी कि स्किन ब्रेक डाउन हो जाती है वहां से। तो ये ना हो, तो आगे की प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसको पहले जज कर लेना चाहिए किसी भी कंडीशन में, कि उसकी पोजीशन चेंज करने में फायदा है, कि उसकी पोजीशन चेंज करवानी है आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें लिख रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, अब मिलते हैं अगली क्लास में।